जय हिंद प्यारे साथियों। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं एक और क्लास लेकर आया हूँ और इस क्लास में मैं बताऊँगा आपको लेखकों के बारे में, जो कि क्लास 12th की हिंदी में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, जीवन परिचय के रूप में भी, और इनकी रचना, मृत्यु, जन्म स्थान भी पूछा जाता है। तो हम यहाँ से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसमें देखेंगे लेखक के बारे में। और यहाँ पर एक लाइन दी गई है बहुत अच्छी सी, जिसमें सचेत आदमी मरते दम तक सीखना नहीं छोड़ता, जो सीखने की उम्र में सीखना छोड़ देते हैं वे मूर्खता और अहंकार के दयनीय जानवर हो जाते हैं। और ये क्लास जो रहने वाली है आपकी एम्पायर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर रहेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो हमारी आएगी वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। तो अब हम बात करेंगे लेखक के, ये नाम दिया गया है और ये जन्म दिया गया है, ये मृत्यु, यहाँ जन्म स्थान, और ये लेखक के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ वासुदेव शरण अग्रवाल की, जिनका जन्म 1904 ईस्वी को और मृत्यु 1967 ईस्वी को हुई थी। इनका जो जन्म स्थान है वो मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है और ये निबंधकार और टीकाकार रहे हैं। दूसरी बात करता हूँ मैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की। इनका जन्म 1906 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1995 में हुई थी। इनका जन्म सहारनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था और ये निबंधकार और रेखा चित्रकार रहे हैं। फिर मैं बात करता हूँ हजारी प्रसाद द्विवेदी की, जिनका जन्म 1907 ईस्वी को हुआ था और इनकी मृत्यु 1979 ईस्वी को हुई थी और इनका जन्म स्थान है बलिया उत्तर प्रदेश। ये निबंधकार और उपन्यासकार रहे हैं। और मैं बात करता हूँ फिर प्रोजी सुंदर रेड्डी की, जिनका जन्म 1919 को हुआ था और इनकी मृत्यु 2005 ईस्वी को हो गई थी। इनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था। ये तुलनात्मक साहित्य के विद्वान रहे हैं। और मैं फिर बात करता हूँ 5वें नंबर पर हरिशंकर परसाई की, जिनका जन्म 1924 को हुआ था और इनकी मृत्यु 1995 ईस्वी को हो गई और इनका जन्म इटारसी मध्य प्रदेश में हुआ था। ये व्यंग्यकार रहे हैं। और फिर मैं बात करता हूँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की, जिन्हें हम मिसाइल मैन के नाम से भी जाना करते हैं। इनका जन्म 1931 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 2015 में हुई थी। जब हम क्लास 3 में पढ़ते थे तब इनकी मृत्यु हो गई थी। ओके। और ये रामेश्वर तमिलनाडु के रहने वाले थे। इनका जन्म स्थान रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था। ये आत्मकथाकार थे। ओके। फिर मैं बात करता हूँ हिंदी साहित्य के बारे में। हिंदी साहित्य कुछ इस प्रकार है। हिंदी साहित्य को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है गद्य और दूसरा भाग है पद्य। इसमें हम गद्य को गा नहीं सकते, ये व्याकरण नियम के कारण, और पद्य को हम लय छंद ताल युक्त होने के कारण इनको गा सकते हैं। ओके। अगर मैं अब बात करूं कि राष्ट्र का स्वरूप, मैंने बताया था शुरुआत में ही कि मैं इसमें रचनाएं भी बताऊंगा, कौन कौन सी रचनाएं हैं और किस किस लेखक की हैं, और वे रचनाएं क्लास 12th के बोर्ड में भी पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा राष्ट्र का स्वरूप, जो कि वासुदेव शरण अग्रवाल ने लिखी थी और इनका जो गांव था वो खेड़ा और ज़िला मेरठ उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, यानी इनका जन्म हुआ। ग्राम खेड़ा यहाँ पर ऐड हो गया है, ऊपर सिर्फ ज़िला मेरठ और उत्तर प्रदेश ही बताया गया है। अब मैं दूसरी बात करता हूँ अशोक की फूल, जो रचना है वो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, जिनका जन्म दुबे का छपरा गांव में हुआ था। जनपद इनका बलिया है और ये उत्तर प्रदेश के निवासी रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं, जो भाषा और आधुनिकता रचना है वो प्रोजी सुंदर रेड्डी की है। आपको पता है इनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था, जैसे कि मैं पहले बता ही चुका हूँ। चौथे पर हम बात करते हैं हम और हमारे आदर्श। ये रचना डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने लिखी है और इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। हम और हमारे आदर्श, हमने बताया, ये आत्मकथाकार भी रहे हैं, इस कारण इन्होंने ये रचना की है। मैं बात करता हूँ 5वें नंबर की, तो यहाँ पर आता है निंदा रस, जो कि हरिशंकर परसाई ने लिखी है, जिनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। ओके। अब मैं बात करता हूँ रॉबर्ट नर्सिंग होम में, जो कि रचना एक बहुत ही प्रसिद्ध है, इसे आप नोट करके लिख लीजिए। ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने लिखी है
और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जन्म देवबंद सहारनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। और मैं बात करूं तुम्हारी महत्वपूर्ण की, यहाँ तक कि अशोक के फूल भी इम्पोर्टेंट हैं और राष्ट्र का स्वरूप ये किताब में ही बताए गए हैं, यानी कि ये सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, आपको सारे ही कर लेने हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ये ज़्यादातर 1 नंबर के बहुविकल्पी में पूछे जाते हैं, MCQ में पूछे जाते हैं ये। अगर मैं बात करूं आपकी हिंदी साहित्य के बारे में, तो हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है, यानी हिंदी साहित्य के 4 काल बताए गए हैं। पहला काल है आदिकाल, भक्ति काल, रीतकाल, आधुनिक काल। ये चारों काल हैं। आदिकाल की शुरुआत होती है तब का है, और भक्ति काल में भक्ति की बात बताई जाती है, रीतकाल में रीतकाल के श्रृंगार, और आधुनिक काल ये नया युग है जो कि वर्तमान में चल रहा है। हिंदी साहित्य को 2 भागों में बांटा गया था, आपको पता ही है, पहला गद्य और दूसरा पद्य था। अब इसमें हम बात कर लेते हैं गद्य और पद्य की विशेषताओं के बारे में। गद्य और पद्य की क्या विशेषताएं हैं? गद्य की विशेषताएं हैं, यह साधारण और सरल वाक्य होता है, ये लय छंद ताल युक्त नहीं होते हैं, ये साधारण बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, इसका उद्देश्य सिर्फ जानकारी देना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं, पूर्व दिशा में सूरज उगता है और प्रकाश देता है, और सबको प्रकाश देता है, ठीक है। अब पद्य की बात करूं मैं यहाँ पर, तो पद्य की विशेषताएं हैं, ये तुक आया छाया का प्रयोग होता है इसमें, जैसे कि तुक आया और छाया लय छंद ताल से युक्त होते हैं, भाव और सौंदर्य का प्रकट होता है, काव्यात्मक भाषा होती है इसमें। एग्जाम्पल की बात करूं, जैसे देख सकते हो, पूर्व दिशा से सूरज आया, जग में फिर उजियारा छाया। जैसे इसमें आया और छाया आया है, उसी प्रकार है इसमें पूर्व दिशा से सूरज आया, जग में फिर उजियारा छाया। इसमें लय छंद ताल से युक्त है, और इसमें भाव काव्य सौंदर्य भी दिखाया जाता है, तभी तो पद्य की विशेषताएं कुछ अलग ही हैं इनकी। अगर मैं बात करूं हिंदी साहित्य के इतिहास की, तो आपके लिए बता दूं, जो आदिकाल है, आदिकाल को ही वीर गाथा काल कहा जाता है, जो कि 993 से 1318 ईस्वी तक रहा है। इसमें वीर गाथाएँ, युद्ध का वर्णन रहा है। इनकी विशेषताएं हैं अपभ्रंश, प्रारंभिक हिंदी, और वीर गाथा काल के प्रमुख कवि हैं चंदबरदाई, इनका नाम थोड़ा कठिन है। इनके प्रमुख कवि हैं वीर गाथा काल के चंदबरदाई, ये आपको ध्यान में रखना है, MCQ में पूछा जाता है 1 नंबर में। अगर मैं बात करूं भक्ति काल की, जो कि दूसरे नंबर पर है, इसमें भक्ति की बात की जाती है। ये 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक रहता है। इसकी प्रमुख विशेषता मैंने बताई, भक्ति, ईश्वर के प्रति प्रेम। इसमें शाखाएं आती हैं, निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति, 2 शाखाएं होती हैं इसमें, 2 शाखाएं, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। और इसमें प्रमुख जो कवि हैं वो हैं कबीर, तुलसीदास, सूरदास, मीरा। अगर मैं बात करूं रीतकाल की, तो रीतकाल के बारे में बता दूं आपको, ये 1643 से 1943 ईस्वी तक रहता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं, इसमें श्रृंगार रस, अलंकार, दरबारी काव्य का विकास होता है। और यहाँ प्रमुख कवि बताए जाते हैं रीतकाल के बिहारी, केशवदास और ब्रजभूषण। इनको ध्यान रखना है, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, MCQ में पूछे जाएंगे। 2027 का पेपर होने के बाद वीडियो आप रिपीट करके देख सकते हो। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको ध्यान रहे। चैनल का नाम है एम्पायर इंस्टीट्यूट, सब्सक्राइब कर लो आप इसे, फिर बाद में कहीं पछता न जाओ कि हमारा रह गया। अगर मैं बात करता हूँ आधुनिक काल की, तो आधुनिक काल 1843 ईस्वी से वर्तमान तक है। इनकी प्रमुख विशेषताएं राष्ट्रीयता, सामाजिक चेतना और राष्ट्रीयता है इनकी प्रमुख विशेषता। अगर मैं बात करूं उपकाल की, तो इसमें उपकाल हैं भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद, नई कविता, प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद, नई कविता।
ये इनके उपकाल हैं। अगर मैं बात करूं आपके लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही नोट्स पाने के लिए हमें बेल आइकन प्रेस करिए और मैं इनकी पोस्ट भी करूंगा, जहां से आप इसकी पीडीएफ से नोट्स ले सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद। सब्सक्राइब टू माय चैनल।